नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है WNA यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। दुनिया की हर बड़ी खबर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे उनके बारे में एक सटीक विश्लेषण होगा और उसकी पूरी एनालिसिस होगी इस सीरीज में। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है भारत के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं अब पढ़ने जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में और वहां पहुंच भी चुके हैं, बाकायदा उनका एडमिशन भी वहां पर हो चुका है। तो आखिर इसके पीछे एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत में मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो बहुत कम मात्रा में हैं, क्या इस वजह से हमारे छात्रों को वहां जाना पड़ रहा है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करने में नाकामयाब हो गई है, जिसकी वजह से अब छात्रों को उज्बेकिस्तान और भी अलग अलग देशों में जाकर के पढ़ाई करनी पड़ रही है। बड़े सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम इस पूरे एपिसोड में कि आखिर क्यों ये लोग जा रहे हैं उज्बेकिस्तान में पढ़ने के लिए, क्या रही हमारे सरकार की नाकामियां या फिर अच्छाइयां जिनकी वजह से इनको दूसरे रास्तों की तलाश करनी पड़ रही है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आए वो आप तक जल्दी से जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नजर डालेंगे वो है एनडीटीवी के द्वारा प्रकाशित इस न्यूज के ऊपर। ओवर 100 इंडियन MBBS स्टूडेंट्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन रिज्यूम्स स्टडीज इन उज्बेकिस्तान। क्या है मामला, चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए हुआ क्या था, जैसे ही रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, जैसे ही रसिया और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ था, उसके बाद से आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल के छात्र जो जाकर के यूक्रेन में रह रहे थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वहां से वापस आना पड़ा था। हमारे देश की सरकार ने एक्टिवली समय को और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मालूम हो गया था कि यह लंबा युद्ध चलने वाला है, आने वाले समय में बहुत सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया, वहां से निकाला गया प्लेन्स के माध्यम से। एक स्पेशल उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, और उसी ऑपरेशन गंगा के माध्यम से लोगों को वहां से निकाला गया, उनको वहां से निकाल करके अपने देश में लाया गया सुरक्षित। बहुत ज्यादा मात्रा में, इतने भारी मात्रा में 18,000 से ज्यादा छात्रों को वहां से निकाल करके अपने देश वापस ले आना, वो भी ऐसे समय में जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो। कोई इधर से रॉकेट दाग रहा है, कोई उधर से मिसाइल दाग रहा है, बम गोले चल रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, मतलब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे हालात में अपने लोगों को वहां से निकाल करके सुरक्षित अपने देश वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये काम सरकार ने, हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसीज थी, जो भी प्लेन चलाने वाले फाइटर पायलट्स थे या फिर पैसेंजर प्लेन्स के पायलट्स थे, उन सभी लोगों ने मिल करके किया और बहुत अच्छी तरीके से किया। सफलतापूर्वक एक जो हमारा ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा, वो सफलतापूर्वक पूरा हुआ और फिर हमारे लोग इंडिया आ गए। और उसी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि जो छात्र वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे उनका अब क्या होगा। जिनके 2 साल हो चुके थे, जिनके 3 साल हो चुके थे, अब उनका क्या होगा, आखिर उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल था। सरकारें भी इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बहुत से अपने अलग अलग तरीके सरकार के द्वारा इजाद किए जाने की कोशिश की गई थी, और उसी का एक जो बहुत बड़ा, ये तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा या फिर बड़ा जो विकल्प था वो था क्या, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। इंडिया में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई और ऑनलाइन एग्जाम करवा करके लोगों को, स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी गई और फिर उनकी पढ़ाई कंप्लीट कराई गई। लेकिन मेडिकल की पढ़ाई जो है वो थोड़ी अलग होती है। मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी अलग इसलिए होती है क्योंकि आपको फील्ड में काम करना है और जो भी उनकी स्टडीज है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको सर्जरी करनी है, आपको दवाइयां देनी है, बहुत से ऐसे काम हैं जो डायरेक्टली हमारे आपके लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। एक डॉक्टर एक छोटी सी गलती करके एक दूसरी दवाई किसी को दे दे, या फिर सर्जरी के दौरान एक छोटा सा कट यहां पर लगाने की बजाय वहां पर लगा दे, तो उससे हमारी आपकी जान जा सकती है। इसलिए ये ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई को कंप्लीट करवाना बड़ा मुश्किल काम था, हो नहीं पाया।
और जब पढ़ाई नहीं हो पाई ऑनलाइन के माध्यम से, तब दूसरे विकल्पों की तलाश की जाने लगी कि आखिरकार अब क्या किया जाए। जो ये 18-19 हजार बच्चे आए हैं यूक्रेन से, अब इनकी पढ़ाई को आगे कैसे कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज तो दे नहीं पाएंगे, खूब करेंगे क्योंकि थ्योरी पार्ट है वो पढ़ा देंगे। ऑनलाइन के माध्यम से जो वहाँ के टीचर्स होंगे वो थ्योरी पढ़ा सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे काम किया जाता है, लेकिन जब तक हम इंटर्नशिप नहीं करेंगे, जब तक उसको हम प्रैक्टिकली वहां पर नहीं करेंगे, तब तक सीखेंगे कैसे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, सर्जरी कैसे करनी है। और डॉक्टर जब तक चीजों को अच्छे से सीख नहीं जाता, वो कोई भी सर्जरी, कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे मामला अटक चुका था पूरी तरीके से। जब ये मामला अटक गया तो गवर्नमेंट ने रास्ते तलाश करने चालू कर दिए कि इनको क्या क्या किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। और इसी बीच में एक बड़ा नाम निकल के आया उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब हम मैप पर उसको देखेंगे उज्बेकिस्तान को, तो आप समझेंगे कि आखिरकार उज्बेकिस्तान कहां पर है। देखिए, मिडिल ईस्ट के पास में ही, जस्ट मिडिल ईस्ट में ही आपको उज्बेकिस्तान मैप में बकायदा अच्छे से दिख जाएगा। आपको उज्बेकिस्तान के आसपास की कंट्रीज भी दिख जाएंगी। ये जो उज्बेकिस्तान है ना, ये उज्बेकिस्तान कभी सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन 15 देशों का समूह, जिसके टूटने के बाद रसिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये कंट्रीज डेवलप हुई, 15 कंट्रीज बनी, जिसमें सबसे बड़ा बना रूस। और वही रूस जो आज रसिया और यूक्रेन वॉर में धकेला जा चुका है। और रसिया और यूक्रेन का वॉर इस समय लंबे समय पे चल रहा है और ये लड़ाई बड़े लंबे समय से चल रही है। यही यूएसएसआर का पार्ट टुकड़ा है उज्बेकिस्तान, जिसके टूटने के बाद से ये सभी 15 देश बने थे, जिसमें से उज्बेकिस्तान भी एक बड़ा नाम था। देखिए, इंडिया और उज्बेकिस्तान का रिश्ता काफी लंबे समय से रहा है और उसी का फायदा उठाया भारत ने। भारत ने जैसे ही उज्बेकिस्तान से कांटेक्ट किया, वहां पे जो समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में वहां की जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनसे कांटेक्ट करा गया कि सर हमारे यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन से निकल करके, आप उनको अपने यहाँ पर एडमिशन दे दीजिए। हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर साहब काफी अच्छे डिप्लोमेट माने जाते हैं। उन्होंने बातचीत करी वहां से, किससे, उज्बेकिस्तान के जो ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उनके ऑफिशियल से कि आप हमारे बच्चों को वहां पर एडमिशन दे दीजिए। बात मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ती गई और हमारे बच्चों को, हमारे यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट आए हुए थे वहां से, उनका वहां पर एडमिशन करवा दिया गया, ट्रांसफर यूक्रेन से वहां पर करवा दिया गया और जाकर के बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम इंडिया और उज्बेकिस्तान के रिश्तों की बात करें तो ये काफी लंबा रिश्ता रह चुका है, बहुत लंबे समय से रहा है। जब 1991 में यूएसएसआर टूटा था, उसके बाद इंडिया उन अग्रणी देशों में था, वो पहले देशों में था जिन्होंने उज्बेकिस्तान को मान्यता दी थी कि हाँ, हम तुमको एक कंट्री के रूप में मानते हैं कि भैया तुम एक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हो अब, और तुम पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखते हो, लोगों के बीच में अपनी एक पहचान रखते हो, तुम्हारे अंदर यह ताकत है कि तुम एक देश के रूप में अब आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उसके बाद कई दौरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इंडिया आए और ये रिश्ते आगे बढ़ते गए हैं। और ये रिश्ते नंबर्स भी दिखाते हैं। कैसे? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता था ना, वो ट्रेड लगातार बढ़ता चला गया है 2014 के बाद से। 2014 में हम सिर्फ और सिर्फ 248 कितना 248 मिलियन यूएस डॉलर, 248 मिलियन यूएस डॉलर इतने का हम एक्सपोर्ट किया करते थे उज्बेकिस्तान को। लेकिन 2022 आते आते ये आंकड़ा बढ़ चुका है, 2 गुने से लगभग ज्यादा हो चुका है। 400 के नंबर को ये पार कर चुका है। 423 मिलियन यूएस डॉलर तक का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उज्बेकिस्तान को। उसके अलावा हम इंपोर्ट कितना करते हैं? तो पहले हम 70 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया करते थे, यानी कि उनसे सामान खरीदते थे। और अब हम कितना खरीद रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन डॉलर का। इसीलिए उज्बेकिस्तान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, उनसे इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम ट्रेड सरप्लस में हैं। ट्रेड सरप्लस मतलब ज्यादा माल बेच रहे हैं, कम माल खरीद रहे हैं।
पैसा हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, हमको पैसा कम देना पड़ रहा है। और जब कोई भी कंट्री ज्यादा माल बेचती है दूसरे कंट्री से, तो वहां पर हमारे देश को फायदा होता है, और ऐसे में हम सामने वाली कंट्री से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि भारत अपने रिश्ते उन सभी देशों से बना करके रखता है जिनको हम माल ज्यादा से ज्यादा बेचते हैं, और उनमें से एक यूएस भी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इतनी डेवलप्ड कंट्री है जो अमेरिका, उसमें हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, यानी कि हम ज्यादा माल बेचते हैं यूएस को और उनसे कम माल खरीदते हैं। और इसीलिए शायद जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो इंडिया ने किसी का भी पक्ष लेने से डायरेक्ट इनकार कर दिया कि भाई हम तुम्हारा पक्ष भी नहीं लेंगे, तुम्हारा भी नहीं लेंगे, क्योंकि रिश्ते हमें सबसे बना करके रखने हैं, हमें सबको माल बेचना है और जरूरत पड़ने पे हमें खरीदना भी है। क्योंकि अगर हमें देश के रूप में आगे बढ़ना है तो किसी से कुछ लेना पड़ेगा और किसी को कुछ बेचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी पूरी खबर जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स से रिलेटेड थी, मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड थी। उज्बेकिस्तान उनको अपने यहाँ पर जगह दे रहा है, पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो भारत सरकार है वो सिर्फ 1000 बच्चे, वहां पर 1000 बच्चे ही गए हैं, ठीक, और 2000 बच्चे यूक्रेन वापस जा चुके हैं। 2000 बच्चे यूक्रेन वापस इसलिए गए हैं क्योंकि अपना उन्होंने लाखों का, लगभग 30 लाख 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस पढ़ाई के लिए, तो वो इस तरीके से बर्बाद नहीं होने देना चाहते। किसी न किसी तरीके से वो वहां पहुंचे। बहुत से बच्चे तो युद्ध के समय पे ही वहां पहुंच गए, किसी दूसरे रास्ते से, क्योंकि फ्लाइट्स तो बंद थी, तो किसी न किसी दूसरे रास्ते से इधर उधर का सहारा लेकर के, जमीन से, रेलवे से, बसों से सफर करके वहां पहुंचे और अपनी पढ़ाई चालू करी। भारत सरकार को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इन बच्चों पे ध्यान दे। हमारे यहाँ पे कितने सारे मेडिकल के प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, कितने सारे मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर आप बच्चों को किसी भी तरीके से सेट कर सके, हर मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप 4-5 बच्चों को भी पकड़ा के रखते हैं, वहां पे बैठाते हैं, उनको एडमिशन दिलवा देते हैं, उनकी पढ़ाई वहां से फिर से स्टार्ट करवा सकते हैं, तो हो सकता है ये मामला, उन बच्चों का जो भविष्य है वो एक बार फिर से सिक्योर हो जाएगा। गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और देना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट आने वाले समय में, भारत में की ही नहीं बल्कि किसी भी देश का स्टूडेंट हो, आने वाले समय में वो देश का भविष्य होता है। वो कब क्या कर जाए इसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक आइडिया, एक ब्रेन बहुत कुछ डेवलप कर सकता है। एक आइंस्टीन ने अमेरिका के लिए एक ऐसा बम बनाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर आज भी डोमिनेंस करता है अमेरिका। पूरी दुनिया को आज अपने सुपर पावर का जो तमगा है वो लेकर के बैठा हुआ है, वो एक बॉम्ब की वजह से है जो वर्ल्ड वार 2 में उसने जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे फोड़ा था। उसी के बाद से पूरी दुनिया मान चुकी कि हाँ, हम अमेरिका को तोप मानते हैं और अमेरिका को सब कुछ मानने के लिए रेडी हैं, सुपर पावर मानने के लिए रेडी हैं। तो एक ब्रेन, एक आइडिया बहुत कुछ कर सकता है, और वो स्टूडेंट्स से ही आता है। जब बड़े होकर के स्टूडेंट अपना या तो कुछ बिजनेस सेट करते हैं, या फिर किसी रिसर्च इंडस्ट्री में जाते हैं, या कहीं पर कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कुछ ऐसा कर देता है जो कि उस देश के लिए आने वाले समय में सालों सालों तक बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो हमारे देश की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाए, और ये जो बच्चे यूक्रेन से निकल करके आए हुए हैं, उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाना चाहिए। वैसे आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।